हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है आंसर राइटिंग सीरीज के पहले वीडियो पर। मैंने आपसे कहा था कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या होती है कि एग्ज़ाम में आंसर लिखें कैसे, आंसर की शुरुआत कैसे करें, आंसर का कंटेंट क्या हो, आंसर को एंड किस तरीके से करें। बच्चे समझ तो लेते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, बट सबसे बड़ी दिक्कत उनको ये आती है कि एग्ज़ाम के पहले उन सभी चीज़ों को कंसोलिडेट करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर किस तरीके से फ्रेम आउट करें। तो आंसर राइटिंग सीरीज़ में मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगा। हम हर दिन 3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे और उन 3 से 4 क्वेश्चंस की मदद से आप समझ पाएंगे कि आंसर्स को किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सीरीज़ में आपको समझ में आएगा कि डे 1 से लेके डे 60 पे जब आपका आंसर राइटिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप में आप एक इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे दैट हाउ यू यूज टू राइट द आंसर एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर सीरीज हाउ यू आर राइटिंग दैट पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, इससे पहले कि हम आंसर राइटिंग की शुरुआत करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझें। जब तक कि आप क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझेंगे तब तक कि आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। यही कारण है कि बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने तो पूरा आंसर लिखा था लेकिन हमें फिर भी मार्क्स नहीं देती है इंस्टीट्यूट लगता है हमें पास करने के मूड में ही नहीं है। बेटा, इंस्टीट्यूट को ना आपका नाम पता है, ना आपको आपके साथ उनकी दुश्मनी है। आपको ये समझना होगा कि आपके लिखे हुए आंसर क्या इंस्टीट्यूट की डिमांड फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो अब तक के किसी ने नहीं लाया है, और वो है डिकोडिंग द डायरेक्टिव्स। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको कुछ वर्ड्स मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस के डायरेक्टिव्स मिलते हैं। ये डायरेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? आपको कुछ वर्ड्स दिखेंगे जैसे एग्जामिन, एक्सप्लेन, डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट एंड कमेंट। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको एक इंडिकेशन देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि भाई आपको किस तरीके का आंसर लिखना है, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड करता है। अगर क्वेश्चन एग्जामिन करने बोल रहा है, आपको एक अलग तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। एक्सप्लेन बोला है तो उसमें कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे, डिस्कस बोला है तो कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लिखेंगे। सवाल उठता है कि इन सभी वर्ड्स का क्या मतलब है। आज के इस वीडियो में मैं हर एक वर्ड का मतलब आपको समझाऊंगा, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो हम सीखेंगे, और किस तरीके से आंसर के कंटेंट होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन, डिकोडिंग द डायरेक्टिव्स, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बिफोर राइटिंग द आंसर। सबसे पहला शब्द है बेटा एग्जामिन। नाउ एग्जामिन का मतलब क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले जब भी वर्ड किसी क्वेश्चन में एग्जामिन बोला है तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना है और उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया है, एग्जामिन हाउ फार द एसेंशियल्स ऑफ अ फेडरल पॉलिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में किस तरीके से फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ फेडरल पॉलिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है एग्जामिन हाउ फार, मतलब किस हद तक फेडरलिज्म को भारत के संविधान में लागू किया गया है। तो सबसे पहले अप्रोच क्या होगा, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि आंसर लिखते समय आपको पूरे आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, दैट इज मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन, दैट इज फेडरलिज्म। दूसरा हम फीचर्स लिखेंगे ताकि उस टॉपिक के बारे में हम समझा सके कि भाई फेडरलिज्म का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, ये सारे फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, फेडरल स्ट्रक्चर के। अब यहाँ पे हमको समझना है कि क्या भारत में फेडरलिज्म को एज इट इज अप्लाई कर दिया गया है, तो आंसर इज नो। हमारा संविधान क्वासी फेडरलिज्म के आधार पर है, मतलब इसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं, इसमें कुछ फेडरल फीचर्स हैं, दोनों को कंबाइन करके हमारा संविधान बना है। इसलिए आपको प्रॉपरली उसे एनालाइज करना है।
एग्जामिन करना है कि किस तरीके से सिर्फ फेडरलिज्म की बातें नहीं हैं, इसमें आपको कुछ यूनिटरी फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। एंड दिस इज हाउ यू विल राइट द प्रॉपर आंसर व्हेन द वर्ड कम्स एग्जामिन। कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि इंडिया इज नॉट ओनली हैविंग फेडरल फीचर्स बट इट ऑल्सो हैज़ यूनिटरी बायसनेस। आई होप आपको पहला शब्द क्लियर है बेटा, एग्जामिन। जैसे जैसे हम इस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको इन सारे शब्दों का डिटेल में आंसर लिखने का मौका मिलेगा। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आंसर लिखे जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है बिफोर द आंसर राइटिंग सेशंस। दूसरा शब्द, दूसरा है डिस्कस। जब भी आपको कोई चीज़ डिस्कस करने बोली जाती है तो आप क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अपना पक्ष रखते हैं, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या समझते हैं वो लिखते हैं, आप उस पे आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो जब भी वर्ड यूज़ किया जाता है डिस्कस, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है विद सम आर्ग्यूमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन। जैसे बोला गया है डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है फंडामेंटल राइट्स, और उसके बाद आपको आंसर के अंदर डिस्कस करना है। तो आपको ये लिखना है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए हैं, इसके आपको एक्सप्लेनेशन और रिस्ट्रिक्शंस दोनों लिखने हैं। तो डिस्कस का मतलब क्या है कि भाई हमको संविधान में राइट टू इक्वलिटी तो दी गई है, लेकिन राइट टू इक्वलिटी में क्या हमारे अधिकार हैं और किस तरीके से हमको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ये दोनों बातें यहाँ पे आप लिखेंगे। तो डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल हैव टू गिव अ डिटेल्ड अकाउंट विद आर्ग्यूमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशंस, और लास्ट में कंक्लूजन इज द समरी ऑफ द एंटायर आंसर। तीसरा शब्द है बेटा कमेंट। जब भी आपको कोई एक स्टेटमेंट दे दिया रहता है और उसके बाद लिखा जाता है कमेंट, मतलब यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देना है, आपको टिप्पणी करनी है। जैसे बोला जाता है ना कि भाई इस पे आप कुछ कमेंट कीजिए, आप कमेंट कर रहे हैं मतलब आपसे कमेंट मांगा जा रहा है, मतलब आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन मांगा जा रहा है। सो whenever the question is asking comment, then you have to give your observation or opinion on a particular statement. For example, DPSP are non-justiciable but fundamental in the governance. Comment मतलब ये कि भारत के संविधान में न सिर्फ फंडामेंटल राइट्स है बल्कि DPSPs भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे देश की सरकारों को एक डायरेक्शन देते हैं कि किस तरीके के लॉ हमारे देश में बनने चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है लॉ बनाते समय। तो DPSP नॉन जस्टिशिएबल है लेकिन गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल। अब आपको इस पे ओपिनियन देना है कि भाई किस तरीके से ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आप पहले तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि DPSP होता क्या है, उसके बाद आप अपना ओपिनियन या ऑब्जर्वेशन देंगे कि भाई जो DPSPs हैं वो स्टेट की पॉलिसीज को गाइड करते हैं, ना कि कंपल्शन क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो DPSP में लिखा है अगर उसको सरकार नहीं करती है तो सरकार को कुछ पनिशमेंट मिलेगी, नो। आप उसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते कि सरकार देखिए DPSP फॉलो नहीं कर रही है। इट गाइड्स द स्टेट पॉलिसी, इट जस्ट प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू द स्टेट दैट दिस इज टू बी फॉलोड, दिस शुड बी फॉलोड, बट इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। जैसा आप फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पे कोर्ट जा सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं, वैसे आप DPSP के लिए DPSP के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। दैट्स व्हाई इट इज नॉन जस्टिशिएबल। तो ऑब्जर्वेशन आपका ये हो गया। इसमें आप एक और चीज लिख सकते हैं कि भाई किस तरीके से ये नॉन जस्टिशिएबल तो है लेकिन गवर्नेंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे देश में अभी सबसे बड़ी चर्चा चलती है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, है ना, समान नागरिकता अधिनियम। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये बेसिकली क्या है, DPSP में दिया हुआ है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब तक तो नहीं है, लेकिन सरकार DPSP के बेसिस पे क्या ला रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रस्ताव रख रही है। तो ये क्या है, बेसिकली एक स्टेट पॉलिसी को गाइड करने के कुछ चीज़ें दी गई हैं। सो व्हेनेवर द वर्ड कम्स कमेंट, यू हैव टू गिव योर ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन। ठीक है। अगला है बेटा क्रिटिकली एग्जामिन। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा आता है और बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं इस पे। देखिए, जब भी आपको किसी भी वर्ड के साथ क्रिटिकली बोल दे
तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसका आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखना है। whenever the word critically examine or critically analyze comes, then you have to write both the positive and negative things. You have to write both the pros and cons and then evaluate critically. जैसे आपको किसी पर्सन के बारे में बोला गया क्रिटिकली एनालाइज दिस अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन, इसका सीधा सा मतलब है आपको उस इंसान के बारे में पॉजिटिव बातें भी बतानी है और नेगेटिव बातें भी बतानी है। जब आप ये दोनों चीजें लिखेंगे तब आपका आंसर कंप्लीट आंसर माना जाएगा और तब डिमांड of the question complete होगा। So critically examine the concept of fundamental duties in the Indian Constitution. It means you have to write in the introduction what is fundamental duties, then advantages of fundamental duties, that how introduction of the fundamental duties in the Constitution of India is making our India or making Indians a better citizen. What are the responsibilities that the Indian Constitution has put on the Indian citizens? लिमिटेशंस में आप लिखोगे कि भाई देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज तो लिख दिया गया है संविधान में, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जा सकता, इसको फॉलो नहीं करते हैं लोग। अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है। तो आपको एडवांटेजेस भी लिखना है, डिसएडवांटेजेस भी लिखना है और कंक्लूजन में फिर आपको एक बैलेंस्ड समरी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्टिव है बेटा ब्रीफली डिस्क्राइब। देखिए जब भी कोई चीज़ को डिस्क्राइब करने बोलता है ना, मतलब आपको उसे डिटेल में लिखना है एसेंशियल पॉइंट्स, लेकिन जब आपको ब्रीफली डिस्क्राइब बोल देगा तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, छोटे फॉर्म में लिखना है और आपको उसको कंप्लीट करना है। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में दिया है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि आपको पूरा प्रोसेस लिखना है कि भारत के संविधान को किस किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है। अब देखिए भारत के संविधान का अमेंडमेंट बहुत बड़ा प्रोविजन है ना, इसलिए आपको यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब बोला है। इसका मतलब है आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे आर्टिकल 368, जिस आर्टिकल के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं। प्रोसीजर में आप लिखेंगे कि किस तरीके से कितने प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं, उसके बाद हर एक प्रकार के अमेंडमेंट के लिए कितने मेजॉरिटी और क्या प्रोसेस होगा। तीसरा, क्या आपको इस प्रोसेस के बाद किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसको सारी चीज़ों को आपको समराइज्ड फॉर्म में लिखना है, कंसाइज फॉर्म में लिखना है। ये होता है ब्रीफली डिस्क्राइब का मतलब। अगला डायरेक्टिव है एक्सप्लेन। व्हेनेवर एनी पर्टिकुलर वर्ड लाइक explain or describe comes, you have to make the topic very clear. You have to describe the topic in detail. मतलब आपको पूरी चीज़ें डिटेल में लिखनी है। जैसे बोला जाता है ना भाई इसको एक्सप्लेन करो, इसको समझाओ। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? समझाओ। आप किस तरीके से समझा सकते हैं? आप उसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूड कीजिए, आप उसमें फैक्ट्स इंक्लूड कीजिए, आप क्या समझते हैं उसको ईजी लैंग्वेज में आप लिखिए, सो दैट एग्जामिनर जो है वो आपके आंसर को बेहतर ढंग से समझ सके। सिंपल सा मतलब है एक्सप्लेन का कि आपको टॉपिक को डिटेल में विद एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया गया एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इन दैट यू विल राइट इंट्रोडक्शन, देन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और फिर फाइनल कंक्लूजन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी आंसर राइटिंग सीरीज़ में वो आएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टॉपिक पे ही, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी किया हुआ है। 3 सेशंस मैंने लिए थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी नेक्स्ट सेशन आएगा आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, है ना, आंसर राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज एनालाइज। देखिए एग्जामिन एनालाइज में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी एनालाइज शब्द बोलेगा तो आपको पूरे टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है। आपको बताना है उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं और आपको उसका इंपॉर्टेंस इंटरप्रेट करना है। अब जैसे यहाँ पे बोला है एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए अब एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन लिखा है तो बच्चे देखते ही क्या लिख लेते हैं, पूरा इमरजेंसी प्रोविजन छाप के आ जाते हैं। नहीं बेटा, यहीं पर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं या आपको मार्क्स कम मिलते हैं। जब भी डायरेक्टिव दिया है भाई उसका कुछ तो पर्पस होगा, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेन लिख देता। इसीलिए डायरेक्टिव्स का महत्व है।
एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई भारत के संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस डाले गए हैं, उसका क्या पर्पस है ये एनालाइज करना है। कितनी ज़रूरी है इमरजेंसी प्रोविजन ये बताना है। कब कब इसका एप्लीकेशन हुआ है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं ये आपको बताना है। तो एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस में आपको इंट्रोडक्शन में आर्टिकल लिखना है कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक इमरजेंसी प्रोविजन दिए हैं, जैसे 352 से 60। आपको बताना है कितने प्रकार के इमरजेंसीज होते हैं और इसका असर किस तरीके से पड़ता है हमारे देश के ऊपर, कब कब हुआ है, ये भी छोटा सा आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। और इसके बाद आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भाई देखिए कि भारत के संविधान में जो इमरजेंसी प्रोविज़न दिए गए हैं उसका मिसयूज़ ना हो, इसकी वजह से उसके ऊपर सेफगार्ड भी दिया हुआ है। जैसे कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो ड्यूरिंग द इमरजेंसी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है इवैल्यूएट। देखिए आप इवैल्यूएट का क्या मतलब होता है, आपका जो आंसर शीट है वो इवैल्यूएट किया जाता है, मतलब आपके लिखे हुए आंसर के बेसिस पे आपका जजमेंट होता है। मतलब ये आपको विद रीज़न बताना है किसी भी चीज़ को। जैसे बोला है इवैल्यूएट द रोल ऑफ जुडिशियरी इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट। इसमें यह पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में जुडिशरी का क्या रोल है, इसे इवैल्यूएट करो। मतलब आपको ये बताना है कि भारत में जुडिशरी ने कब कब किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। तो इसमें बात आ जाती है एक तो आर्टिकल्स की, दूसरा अलग अलग केस लॉज आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जिसके माध्यम से आप समझाएंगे कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को जुडिशरी ने प्रोटेक्ट किया है। जैसे केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत फेमस केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट केस लॉज है। तो ऐसे कुछ लैंडमार्क केसेस है जिसके माध्यम से आप इवेल्युएट करेंगे। फिर आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें भी इसके अंतर्गत बतानी है कि देखिए जुडिशरी के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लंबे समय तक पेंडिंग है, पाइल अप होते जाते हैं केसेस, और केसेस का निपटारा करते करते 30 से 35 साल हो जाते हैं। तो ये सारे आपको चीज़ें उसमें लिखनी है। तो इवेल्युएट में आपको टॉपिक विद रीजनिंग, प्रोज एंड कॉन्स के साथ लिखना चाहिए। जब भी वर्ड यूज़ किया जाएगा स्टेट, एन्यूमरेट, लिस्ट आउट, ये सारे वर्ड्स का मतलब है कि आपको उन सभी के सभी चीज़ों को बस लिस्ट करना है, सिर्फ पॉइंट में लिखना है, नंबरिंग करनी है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको बोल दिया गया स्टेट द आर्टिकल्स रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको सिर्फ क्या बताना है, नाम बताना है कि आर्टिकल 12 ये है, 14 से 18 ये है, 19 से 22 ये है। इस तरीके से आपको पूरा लिस्ट कर देना है, बस उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा डायरेक्टिव्स, किस तरीके से एग्ज़ाम में इन सारे वर्ड्स को इंटरप्रीट करना है और उसके बाद आपको आंसर लिखना है। एक बार मैं पूरे पीडीएफ को समराइज कर देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला शब्द है एग्जामिन, इसमें आपको इशू को ध्यान से समझना है और सारे रेलेवेंट फैक्ट्स, प्रिंसिपल, इंप्लीकेशंस लिखने हैं। 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड होगा, आंसर, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन। ठीक, इसके बाद आता है हमारा डिस्कस शब्द, इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स को कवर करने हैं। जैसे अगर बोला है डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आपको हर एक राइट को एक्सप्लेन करना है, किस हद तक उसे भारत में इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके क्या रिस्ट्रिक्शंस है ये बताना है। कमेंट सेक्शन में आपको अपना ऑब्जर्वेशन या ओपिनियन देना है, अपना एनालिसिस देना है। इसके बाद आता है क्रिटिकली एग्जामिन, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखना है। इवेल्युएट में भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें लिखनी है। एक्सप्लेन में आपको चीज़ों को एग्जाम्पल्स की मदद से डिटेल में समझाना है ताकि उसे इजीली समझ में आ सके। ये सारी चीज़ें थी हमारी डायरेक्टिव्स। अब अगर मैं प्री रिक्विजिट्स की बात करूं बेटा, तो ध्यान से समझिएगा। प्री रिक्विजिट्स का मतलब क्या है भाई, आंसर लिखने से पहले आपको क्या आना चाहिए। तो जब भी वर्ड यूज करता है एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, इवेल्युएट, एनालाइज, तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए।
तब आप उसको बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। डिस्कस और एक्सप्लेन में आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपने जो समझा है उसको आप अपने ओन वर्ड्स में एग्जाम्पल्स की मदद से कैसे समझा सकते हैं। स्टेट या लिस्ट बोला है तो एकदम सिंपल है कि आप ऊपर ऊपर से जो आप सब हेडिंग्स या पॉइंट्स पढ़ते हैं या रटते हैं, बस उसी को लिस्ट आउट कर देना है। कमेंट में आपका ओपिनियन मैटर करता है कि क्या आपका ओपिनियन है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये जानने के लिए कि बच्चा कितने डेप्थ में उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझा है और उससे क्या ओपिनियन बना रहा है। ये है बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक का पर्पस। ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें जो आज मैंने आपसे डिस्कस किए इसे बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं, और यही कारण है कि बच्चा ये सोचता है कि मैंने तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, सब कुछ लिखा था, उसके बावजूद मुझे 40 नंबर नहीं आए। कैसे आएंगे बेटा? जब तक कि आप ये नहीं समझोगे कि क्वेश्चन की डिमांड कैसी है, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आपको पूछा कुछ और जा रहा है, आप बता कुछ और रहे हो, तो कैसे आंसर में नंबर मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है कि हर बच्चा किसी भी एग्ज़ाम में वो बैठ रहा हो, चाहे CA, CS, CMA, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, किसी भी एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट है। पहले क्वेश्चन के डायरेक्शन को समझिए और उसके बाद उसका ऊपर आंसर लिखिए। इसी तरीके से फ्रूटफुल कंटेंट के लिए आप मैक्स स्टडीज़ बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये PDF जितने भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन का सीरीज़ कंटिन्यू चल रहा है रोज़ सुबह 9 बजे, और आपका आंसर राइटिंग सीरीज़ भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। तो दोनों सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। CS एग्जीक्यूटिव टारगेट 2025 क्लियर करना है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।